गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? बहुत ही शानदार सा चैप्टर और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। सबसे पहले सर, ये चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है? देखो, हमने जीएसटी की शुरुआत करी थी गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन के साथ। याद है आपको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन? तो सर हमने देखा था कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें रहती है जो ना तो गुड्स रहती है और ना ही सर्विसेज। तो वो कौन सी दो चीज थी यार? मनी और सिक्योरिटीज। सर फिर उसके बाद हमने बात करी थी सप्लाई चैप्टर की। अच्छा, सप्लाई चैप्टर में मैंने आपको कहा था एक्टिविटी हो, बिजनेस हो और कंसिडरेशन हो। सर फिर उसके बाद हमने देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर हमको ये बताता था कि आखिरकार जो जीएसटी का पैसा है वो कौन सी स्टेट के पास जाएगा। फिर सर हमने पढ़ा था रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन में हमने ये देखा था कि अगर आप रजिस्टर्ड होगे तभी जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी। और फिर हमने एग्जम्पशन नाम का चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये बताता था कि आखिरकार वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आज हमको देखना है क्या कि आखिरकार जीएसटी भरेगा कौन? सप्लायर भरेगा, रेसिपिएंट भरेगा कि कोई तीसरा आके भरेगा? सर 100 में से 90 केस तो ऐसे होते हैं जहां पे सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है। जब सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग पेस कोचिंग पे हो, यहां पे हमारे बहुत सारे गुड्डे गुड्डियां हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। अच्छा, पेस सर पैसे तो लेता होगा ना पढ़ाने के? हाँ, 50,000 प्लस 18% का जीएसटी का रेट। ठीक है, जीएसटी में सर अलग अलग रेट है, उसमें से जो कोचिंग सर्विसेज पे रेट लगता है वो लगता है हमारा कितना? 18%। अच्छा, पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पेमेंट करेगा राजा? 9,000। और पेस खुद कितने रखेगा? 50,000। ये मैकेनिज्म को बोला जाता है कौन सा मैकेनिज्म? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। या इसी को बोला जाता है क्या? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। सर 100 में से 90 केस ऐसे ही रहेंगे जहां पे फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर राजा कुछ कुछ केसेस ऐसे रहेंगे जब पेस से जीएसटी लेने में दिक्कत आएगी। सरकार को तो 9,000 से मतलब है। सरकार तो ये चाहती है कि हम सप्लायर को पकड़ें क्योंकि सप्लायर एक सिंगल हैंडेडली इतने सारे बच्चों को संभाल रहा है। क्योंकि डाउट ये भी आ सकता था कि सर एक बात बताओ ना, डायरेक्टली स्टूडेंट से क्यों नहीं लिया? अरे यार, तुमसे इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तुम रितेश सर के पास जाके बोलते आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करो। अगर आरसीएम लगा देते तो अर्थ में अनर्थ हो जाता। यहाँ पे क्या होता, रितेश सर के पास एक और डिपार्टमेंट बनता, वहां पे जीएसटी का पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर तुम क्या पे करो? जीएसटी पे करो। तो सरकार ने बोला इन बच्चों को पढ़ने दो, वैसे ही पढ़ाई लिखाई का बहुत लोड है, मालूम पड़े एक आधी जीएसटी का शो कॉस्ट नोटिस आ गया तो 8वें फ्लोर से ही कूदेंगे। तो सरकार ने बोला छोड़ो यार, ये बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने दो। बच्चों तुम तो एक काम करो, पैसे किसको दे दो? जीएसटी के बेस को। ठीक है, ठीक है सर। पर सर सपोज करो यहाँ पे है एडवोकेट। कौन है भाई यहाँ पे? एडवोकेट। अब एडवोकेट साहब सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। क्योंकि अगर एडवोकेट वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर
10, 20, 40 तक सीमित है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सर फीस लग रही है वापस से 50,000। अब सरकार बोल रही है यार एडवोकेट कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी और भी बड़े बड़े एडवोकेट देश में, इन एडवोकेट से जीएसटी लेना आपको क्या लगता है आसान बात है? बेटा इनको पुलिस पकड़े तो ये पुलिस को पकड़ लेते हैं। हाँ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, पुलिस को खुद डर लगता है, इनको क्या पकड़ेंगे? 4 लॉ हमको बताएंगे और फिर हमको ये हमारी बोली में फंसा देंगे। तो सरकार ने बोला भाई जीएसटी तो चाहिए पर एडवोकेट से ले नहीं सकते, तो अब करे तो करे क्या? तो सरकार ने बोला देखो बिजनेस एंटिटी आप कितने दे दो, 50,000, और जो 9,000 रुपए का जीएसटी है ना वो आप ही दे दो, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सबसे पहले चैप्टर का लॉजिक समझा करो, ये चैप्टर आया तो आया क्यों? क्यों आया सर ये चैप्टर? ताकि गवर्नमेंट अपने कलेक्शन मैकेनिज्म को सुधार सके। जिस जगह पे सप्लायर से जीएसटी लेना आसान था, सप्लायर को पकड़ा। जिस जगह से सप्लायर से दे ही नहीं पा रहे थे, किसको पकड़ा? रेसिपिएंट को। अच्छा अब सुनो ध्यान से, सरकार ने बोला देखो रेसिपिएंट, ये जो 9,000 रुपए ना, इसको आपको कंपलसरी पे करना पड़ेगा किसमें? ई कैश लेजर में। ये 9,000 के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। इस 9,000 के लिए आप, सर ऐसा क्यों बोला सरकार ने? राजा एक बात बताओ, मैं क्रेडिट किस में से माइनस करता हूं? आउटपुट लाइबिलिटी में से। आउटपुट लाइबिलिटी में से मैं क्या माइनस करता हूं? आईटीसी। अरे ये तो खुद एक आईटीसी है ना। लॉजिकली एक बात बताओ, ये अगर ऐसा ना होता तो ये 9,000 इधर देता, टोटल आता कितना? 59,000। और फिर ये एडवोकेट साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देके आते? अच्छा क्या ये 9,000 का आईटीसी बिजनेस एंटिटी लेता? हाँ लेता। तो क्या आईटीसी में से आईटीसी माइनस करेंगे क्या? नहीं। तो सरकार ने बोला कि जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स आएगा उसको कंपलसरी पे करना है, किससे? ई कैश लेजर से। और क्या इसका हम आईटीसी ले सकते हैं? हाँ सर इसका आप क्या ले सकते हो? आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा कंप्यूटेशन वाले चैप्टर के, तो अक्सर इंस्टीट्यूट एक पॉइंट आरसीएम वाला घुसाता ही है, जहां पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कभी मत भूलना, इसको हमेशा क्या करना, कंपल्सरी। ठीक है, कौन सा? राजा सितंबर निकालना है ना, तो राजा सितंबर निकालना है। सितंबर हो गया ना अपना, हो ही जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, भरोसे मत रखना इंस्टीट्यूट के, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, वो नालायक है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेपर सितंबर में, आप तो मान के चलोगे सितंबर में हो रहा है। ठीक है, इनके भरोसे मत रहना। जो जो इनके भरोसे में रहता है ना, वो फिर इलेक्शन की डेट का अभी भी इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो इनके भरोसे मत रहना। ठीक है, बोलो यार बात क्लियर है क्या? तो अभी तक हमने दो चीजें देखी। एक क्या देखा हमने? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक क्या देखा राजा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स चार्ज में हमने क्या बात ध्यान रखनी है कि सर रिवर्स चार्ज का जो भी पेमेंट है वो किससे होगा? ई कैश लेजर। सर ये ई कैश लेजर क्या होता है? तो राजा ई कैश लेजर कुछ भी नहीं है, हमारे पूरे जीएसटी में ऐसे अलग अलग लेजर बने हुए हैं। उन लेजर में टोटल 3 लेजर होते हैं, एक ई लाइबिलिटी, एक ई क्रेडिट और एक ई कैश। सर ये तीनों लेजर ये पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आएंगे, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझो। जैसे ई लाइबिलिटी लेजर में सारी लाइबिलिटी आती है जो भी हमको पे करनी है। ई क्रेडिट लेजर में मेरा आईटीसी का अमाउंट आता है। किसका अमाउंट आता है? आईटीसी। और ई कैश लेजर का मतलब होता है जैसे हमारा वॉलेट होता है ना, फोन पे का, अमेजॉन का, तो वैसे ही गवर्नमेंट का वॉलेट होता है। कौन सा? ई कैश लेजर। मतलब सर अगर आपको 10,000 रुपए भरने, तो डायरेक्ट नेट बैंकिंग से नहीं जाता, पहले किस में डालने पड़ते हैं?
वॉलेट में। जैसे ही वॉलेट में जाएगा तो ई कैश लेजर में आ जाएंगे कितने रुपए बेटा, 10,000। फिर उसके बाद पेमेंट होगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। तो जब जब मैं कहूं ई कैश लेजर, समझ जाना हमको पहले नेट बैंकिंग से ई कैश लेजर में टॉपअप करना पड़ेगा, उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करेंगे। ठीक है सर, पहले सिर्फ ये दो ही होते थे, बाद में है ना गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे बिजनेस आएंगे जहां पे ना सप्लायर से ले पा रहे हैं, जहां ना रेसिपिएंट से ले पा रहे हैं। सर ओला, मुझे एक बात बताओ, ओला के केस में क्या है, यहाँ पे ओला, यहाँ पे हमारे ऑटो वाले भैया, एज्यूमिंग दिस इज ऑटो, ठीक है, और यहाँ पे कौन, रेसिपिएंट। अभी आप सुनो ध्यान से सर, मुझे एक बात बताना लॉजिकली कि फॉर सपोज करो रेसिपिएंट ने 100 रुपए का चार्ज लिया, कितने रुपए का, 100। ये रेसिपिएंट 100 रुपए किसको देगा, ऑटो वाले भैया को। सर क्या हम ऑटो वाले भैया से जीएसटी लें, भाया, ओ भाया, नहीं। क्या हम कस्टमर से जीएसटी लें, नहीं। अब देखो सरकार के पास दो चीजें होती है, या तो एग्जेम्प्ट कर लो या तो जीएसटी ले लो। तो सरकार ने बोला कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे ना हम सप्लायर को पकड़ेंगे ना ही रेसिपिएंट को पकड़ेंगे, एक थर्ड पर्सन को पकड़ेंगे जो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को रोटेट करा रहा है, और उस थर्ड पर्सन को बोला जाएगा क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऐसे भी हम केसेस पढ़ेंगे और जिसे प्यार से बोलेंगे आज से क्या, 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो सप्लायर से लो या तो रेसिपिएंट से लो, या कुछ कुछ केसेस में नाइदर सप्लायर नॉर रेसिपिएंट और एक थर्ड पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अब सर एक बात बताओ, देखिए आपका नॉलेज कितना तेज है, सबसे मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना है, 28। 28 इज द मैक्सिमम रेट और नोटिफाइड रेट। सर ये मैक्सिमम और नोटिफाइड में फर्क होता है क्या, जमीन आसमान का फर्क होता है। मैक्सिमम रेट का मतलब होता है सरकार कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकती है, कितना, 40%, 20% सीजीएसटी के नाम का और 20% एसजीएसटी के नाम का। इतनी सरकार के पास पावर है, इतनी क्या है पावर। पर सरकार ने अभी नोटिफाइड रेट कितना रखा हुआ है, तो जब भी आप कहो तो आप कभी मत कहना कि जीएसटी का मैक्सिमम रेट 28% है, वो स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। सरकार जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना चार्ज कर सकती है, 40% विदाउट एनी अमेंडमेंट इन दी लॉ। क्या 40% के लिए लॉ में कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्या, नहीं सर। पर अभी सरकार मैक्सिमम कितना चार्ज कर रही है, ठीक है सर। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बोलो यार, क्या, कौन सी लिकर, एक लिकर दवाई में डलती है, एक लिकर, है ना, तो बोलो ना यार कौन सी लिकर की बात चल रही है यार, ठीक है, एल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन या ह्यूमन कंजम्पशन, है ना, प्यार से बोलेंगे बाटल, बाटला नहीं रहे। अच्छा तुम्हें पता है ये जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, इसको कहां से आउट करें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 366। आर्टिकल 366 में गुड्स की डेफिनेशन जब सरकार ने लिखी ना, तो सरकार ने बोला गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब है आज तो छोड़ो,
आने वाले 50 सालों में भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं आ पाएगा, उसको लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और अगर इस बार मोदी जी 400 पार ले आए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना, सरकार भी अपनी, तो फिर तो मोदी जी अल्कोहलिक लिकर पे भी क्या ले आएंगे, जीएसटी। ठीक है, पहले बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में पसीने आ जाते थे, अब मेरे को लगता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत टफ काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ध्यान रखना कि लिकर को कहां से आउट करा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके जीएसटी एक्ट में क्या आएगा, अमेंडमेंट। ठीक है, हमको 17 साल लग गए थे जीएसटी को लाने में, क्योंकि वहां पे भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना था, अमेंड करना था। तो अब सर क्या लिकर पे जीएसटी, अभी तो लिकर पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती, और आने वाले सालों में भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? देखो, जब जीएसटी आ रहा था ना, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला यार अपना अच्छा तो चल रहा है यार, तुम भी तो बोलते हो ना यार अच्छा तो चल रहा है, नया कोर्स, क्या सितंबर में पेपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट दिक्कत कहाँ आ रही है? उन्होंने बोला देखो दिक्कत हमको आ रही है हमारे रेवेन्यू शेयर में। और फिर हमने पूछा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे होता है? तो उन्होंने बोला यार देखो ये जो लिकर है ना, उसमें लाइसेंस की फीस भी ज्यादा होती है, और उसमें एक्साइज का पैसा, वैट का पैसा, वो भी हमको बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए तो दिल्ली में अलग रेट है, इंदौर में अलग रेट है, पेट्रोल का रेट भी अलग है, इसका रेट भी अलग है। तो हर गवर्नमेंट ने बोला यार देखो लिकर इज हाईली कंज्यूमेबल आइटम इन इंडिया, और उस पे पहले ही बहुत सारा टैक्सेस हमको आ रहा है, तो यार लिकर पे तो हम आपको कभी अलाउड नहीं करेंगे क्या लाने के लिए। yes. तो सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिकर को अभी हाइट साइड कर देते। दूसरा फिर मुद्दा आया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी से आउट करा गया, पर हमने बोला देखो आज तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आउट कर रहे हैं, कल को हमको लगेगा, कल को अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी और बोला जीएसटी काउंसिल ने कि अब से पेट्रोलियम पे भी जीएसटी लगेगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर हम पेट्रोलियम पे भी जीएसटी चार्ज करेंगे। इसका मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आपको जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर अंदर क्या दिखेगा, जीएसटी दिखेगा, क्योंकि काउंसिल की मीटिंग में ये बात जा चुकी है। इलेक्शन तक का वेट कर रहे हैं, इलेक्शन तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं होगा, मोदी की सरकार आनी है, एक बार सरकार आने दो, उसके बाद सबसे बड़ा अमेंडमेंट होने वाला है किसका, पेट्रोल। अभी कोई हलचल नहीं होने वाली, इस बार अमेंडमेंट भी कम आएंगे, खुश हो जाओ। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत कम अमेंडमेंट आते हैं, सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, क्या पता जनता को कौन सा अमेंडमेंट बुरा लग जाए। ठीक है, तो सर इस पे आ सकता है क्या? हाँ इस पे आ सकता है, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सर कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं? तो यार हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। आप अपने घर में आजकल वो पाइपलाइन वाला गैस लगता है ना, मैं आपको एक होमवर्क दूं क्या, प्लीज आप उसका बिल लिखना। ठीक है, मेरे को सेंड मत करना, मैंने पिछली बार होमवर्क दिया तो बच्चे साइड साइड सर हाँ सर आप सही बोल रहे हो, हाँ मेरे को मालूम है। ठीक है, मेरे को सेंड मत करना, बस आप उन बिल को चेक करना और मुझे बताना क्या उस बिल पे जीएसटी लगा हुआ है कि वैट लगा हुआ है। ठीक है, चेक करना, मेरे को प्लीज कोई सेंड मत करना, मेरे को पिछली बार पता नहीं 40-50 इसी के बिल के मैसेज आ गए थे, ये सेंड करने की जरूरत नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए आप चेक करना कि जो घर पे बिल आता है एलपीजी का, उस पे जीएसटी लगता है कि आज भी उस पे क्या लगता है, वैट लगता है। ठीक है, तो प्लीज चेक करना, अगर आप चेक नहीं करोगे तो मैं रात को अपने घर का बिल आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो सर अभी तक हमने क्या क्या देख लिया राजा? मैक्सिमम रेट कितना, 40, नोटिफाइड इज 28। अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आया
कि कितनी पावर है सरकार के पास। तो मैक्सिमम सरकार के पास कितनी पावर है 40, 20 CGST और 20 SGST। ठीक है, किसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, लिकर के ऊपर, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लग सकता है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से। सर ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9। बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको लॉ बनाना सिखा रहा हूं, लॉ पढ़ाना सब सिखाएंगे, मैं लॉ बनाना सिखा रहा हूं। इतनी बारीक बात बताऊंगा ना, आप बोलोगे यार सर क्या इंटरप्रिटेशन करते हो। सेक्शन 9(1) सिंपल सी बात बोलता है कि एक टैक्स लगाएंगे जिसका नाम क्या है, सीजीएसटी। क्योंकि कौन सा एक्ट है, सीजीएसटी। ऐसा का ऐसा सेम सेक्शन आईजीएसटी में भी लिखा है। अच्छा, उसके वर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं बनाने के लिए, तो पता है क्या बनाओगे, सेंट्रल की जगह पे क्या, इंटी ऑन ऑल, इंट्रा, इंट्रा की जगह पे वहां पे क्या, इंटर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन सी वैल्यू पे सर, उस वैल्यू पे जो हमने सेक्शन नंबर 15 में निकाली थी इडियट्स को ऐड लेस करके। और सर कितना रेट, सर आप तो 40 बोल रहे थे, अरे बुड़बा की सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी में 20, एसजीएसटी में 20, टोटल हो गया 40। जब आईजीएसटी एक्ट में सेम लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे कितना 40। ठीक है, कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। सेक्शन 9(2) ये बोलता है कि सर पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे जीएसटी लगेगा जब कौन बोल देगा, काउंसिल। मेरा आपसे एक डाउट है, इसको अलग क्यों करा, इधर ही डाल देते, इसको अलग क्यों करा। इस पे काउंसिल बोल सकता है, और अल्कोहलिक लिकर पे काउंसिल बोले तो बेटा काउंसिल तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, हाँ हाँ, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा। ठीक है, लॉ मेकर ये भी तो कर सकता था सर, इस पे भी जीएसटी लगता है, इस पे भी नहीं लगता, तो दोनों को साथ चिपका देता। कौन पूछ रहा है, चिपका दो दोनों को साथ में, और फिर मैं साहिल सर ऐसे बढ़ा देते कि बेटा इस पे तो नहीं है। ये होता है डाउट, पूछना किसी दोस्त से कि भाई इधर ये क्यों लिखा और इधर ये क्यों नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके ऊपर काउंसिल कभी भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये आइटम ही कहां से बाहर है, और इसके ऊपर काउंसिल ने बोल दिया है कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर हमें जीएसटी दिखेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, सेम टू सेम एज इट इज लाइक, पढ़ लो आप एज इट इज, लॉ बनाओगे आप, पर कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, आईजीएसटी, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट, बस वहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेटेड, वहां पे 20 है तो यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, वर्ड से वर्ड घर पे मिला देना, वर्ड गिन भी लेना, एक कम ज्यादा आए तो मेरे को बताना। अच्छा, यहाँ पे वापस से क्या, वही, क्या सेक्शन 9 और सेक्शन 5 अलग अलग हैं कि सेम है? सर एज इट इज सेम है, बस सेक्शन नंबर 9 बात करता है सीजीएसटी एक्ट की, और सेक्शन नंबर 5 बात करता है आईजीएसटी एक्ट की। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारियां, आपका दिमाग में ओपन अप तो करके रहूंगा, नो मैटर व्हाट आपने कितने रट्टे मारे हो। ठीक है, बोलो बात समझ में आई, खुला थोड़ा सा, थोड़ा सा तो खुलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर पूरा रिवर्स चार्ज में एक ही सेक्शन चलता है, सेक्शन नंबर 9(3). 9(3) बात करता है वो कौन कौन से गुड्स हैं और वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पे रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे ही रिवर्स चार्ज लगता है, सारे गुड्स और सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। सर क्या हमको गुड्स का भी रिवर्स चार्ज याद करना है और सर्विसेज का भी रिवर्स चार्ज याद करना है? तो गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, बधाई हो कि गुड्स का रिवर्स चार्ज हमारे कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ किसका रिवर्स चार्ज हमको ध्यान रखना है, सर्विसेज का रिवर्स चार्ज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो 9(3) सिर्फ क्या बोलता है, 9(3) वो सारे गुड्स और सर्विसेज बताता है
जहां पे टैक्स कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज बेसिस में कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट। और सारे एक्ट के प्रोविजन सप्लायर पे नहीं लगेंगे, किसके ऊपर लगेंगे? रेसिपिएंट के ऊपर लगेंगे। और सर रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सर अगर कोई भी सप्लाई आपको आरसीएम में मिल रही है तो उसका टैक्स तो पे करना ही है और साथ में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर ये 9(4) क्या है? देखो 9(4) एक बात कहता है, यहां पे है यूआरडी और यहां पे है रजिस्टर्ड। सर यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। अभी समझो ध्यान से राजा, सप्लायर ने 10,000 का कोई गुड्स दिया, अब इसका जीएसटी सर कौन पे करेगा? अब सर ये तो अनरजिस्टर्ड है और हमने तो देखा था कि अनरजिस्टर्ड पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। पर सरकार ने बोला देखो आपकी बात सही है, पर कुछ कुछ नोटिफाइड गुड्स ऐसे हैं, सारे नहीं, सारे पे लगा देते ना तो बेटा फिर तो बेटा जनता हंगामा मचा देती। सरकार ने बोला हमारे पास पावर है और हम चाहे तो कुछ कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकते हैं, और अगर हमने वो गुड्स को नोटिफाई करा तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक रजिस्टर्ड किससे बाय कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड से, तो उस केस में भी हम आरसीएम लगा के किससे टैक्स लेंगे? रजिस्टर्ड से। क्या ये सारे गुड्स में? क्या नहीं सर, अभी कोई गुड्स नोटिफाइड है तो जो बिल्डर कम्युनिटी है ना, बिल्डर प्रमोटर, वो लोग जब सीमेंट विमेंट खरीदते हैं ना उस पे ये वाला सेक्शन अभी नोटिफाइड है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको बिल्डर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये वाले सेक्शन में सरकार के पास पावर है और ये वाले सेक्शन में सरकार इस रजिस्टर्ड बिल्डर से प्रमोटर से आरसीएम में क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है? तो 9(4) भी क्लियर हो गया। और सर 9(5) बात करता है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो 9(5) किसकी बात करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ठीक है, तो टोटल अभी अपन ने कितने सेक्शन देख लिए राजा? 5। ठीक है, एक ही सेक्शन पर 5 सब सेक्शन। 9(1) बोलो तो यार एक बार फटाफट से। 9(1) एक लाइन में 9(1) लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सिर्फ एक लाइन में, इंट्रा स्टेट, इंट्रा एक्सेप्ट बॉटल 20%, इसको बोलते हैं मिनी शॉर्ट नोट्स। खत्म, मेरे को लास्ट डे पे रिवाइज करना होगा, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। 9(1) बात करता है इंट्रा की, एक्सेप्ट बॉटल मैक्सिमम रेट कितना है? 20%। लास्ट डे पे जब आप पढ़ो ना तो लास्ट डे पे 2 रिवीजन होने चाहिए। ठीक है, हमारी फाइनल की किताब होती थी 1000 पेज की, नॉर्मल डायरेक्ट टैक्स की किताब कितने पेज की? 1000। इनडायरेक्ट टैक्स की ऐसी 4 मॉड्यूल होती थी, यहाँ रखूंगा तो यहाँ तक आएगा पूरा। ठीक है, पर फिर भी हम ट्राई करते थे कि आखिरी दिन में कितने रिवीजन हो? 2। सर कैसे होते हैं 2? 2 रिवीजन तभी होते हैं जब आपने सुपर शॉर्ट नोट्स बनाया। ठीक है, तो ये सुपर शॉर्ट नोट से आखिरी दिन में कितने रिवीजन हो जाते हैं आपके? 2। हो गया 9(1). अच्छा 9(1) में इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो बताओ, यही तो लिखा है, कुछ और लिखा है क्या? नहीं सर। अच्छा राजा मेरे 9(2) क्या बोलता है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। सर 9(3) क्या बोलता है? तो सर 9(3) तो हमें बताता है कि वो कौन से गुड्स हैं और सर्विसेज है जहां पे क्या लगेगा? आरसीएम। सर फिर 9(4) क्या बोलता है? 9(4) सिंपल सा बोलता है यूआरडी रजिस्टर्ड, और यहां लिख देते हम और 9(5) बात करता है किसकी? कि ना सप्लायर टैक्स देगा ना रेसिपिएंट देगा, कौन देगा सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ये जो 9 है ये सेक्शन नंबर 9 कौन से एक्ट का है? सीजीएसटी एक्ट।
ऐसा एज इट इज कौन सा सेक्शन में? 5 ऑफ IGST एक्ट। अच्छा सर, जब हम वहां पे लिखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉपी करेंगे राजा। सर यहाँ पे तो 9 है, अरे सर यहाँ पे तो आपने इंट्रा लिखा है, अरे बस और कुछ चेंजेस? बन गया, 5 बन गया, सेक्शन नंबर बन गया, लॉ। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? चलो 9 पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? 5। अब एक काम करो, 2 पीपल आ जाओ इधर, क्योंकि अब रिवर्स चार्ज चैप्टर को शुरू करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज से इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ऑल टुगेदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आ जाओ बेटा, 2 पीपल आ जाओ फटाफट से। अरे जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। एक काम कर, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ जल्दी आ, तुम भी आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, बस। और अब तो बेटा गया। अरे बस बस, चलो आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, रियांश। एक है हमारे पास प्रीयू ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ओम, ओम गाड़ी वाला। ठीक, ये दोनों अपनी गाड़ियां मस्त चलाते हैं और इनकी गाड़ियों के पीछे शेरो शायरी भी लिखी रहती है ना? क्या उनको दिख नहीं रहा इधर से? नहीं यार, थोड़ा सा इधर आ जाओ सामने। इन दोनों को लॉ मेकर एक नाम से पुकारता है। नहीं नहीं, गाड़ी वाला नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या बोलेंगे इनको प्यार से? GT। सर ये जो ओम गाड़ी वाला है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है, धनी इंसान है, ठीक है, रिच। और ये थोड़ा सा पुअर। दोनों हैं गरीबी, पर ये आपस में मानते हैं कि ओम गाड़ी वाला थोड़ा सा रिच और प्रियू ट्रांसपोर्टर थोड़ा सा पुअर। अब सर क्या होता है ना, ये GTA वालों के लिए ना बहुत सारे मचमच है। पहला तो क्या है ना, ये GTA वालों का खुद का माल नहीं रहता। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का माल पहुंचाते हैं। ठीक है सर, क्या कुरियर एजेंसीज भी आएगी? हाँ सर, कुरियर एजेंसीज भी आएगी, पर कुरियर और GTA में बहुत फर्क होता है। GTA जनरली वो जो बड़ी बड़ी ट्रक्स रहती है ना, उन्हें कहा जाता है क्या? GTA। और कुरियर तो आपका एक पार्सल 2 पार्सल लेके जाता है। सर एक बात बताओ, ये दोनों GTA है ना, ये एग्जामिशन चैप्टर में भी आए थे। वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारा GTA कोई भी अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रहा है, पर सर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अनरजिस्टर्ड होता है क्या? हाँ होता है। वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो नोटिफाइड गुड्स में डील करता है, वो क्या होता है? अनरजिस्टर्ड। फॉर सपोज करो ये जो है ना ओम गाड़ी वाला, और ये कौन है? राहुल। राहुल की रहती है, राहुल की एक दोस्त रहती है कहाँ पे? मुंबई। ठीक है, तो राहुल की एक दोस्त रहती है मुंबई। अब राहुल इंडिविजुअल है, ये पर्सनल यूज के लिए इसको हायर कर रहा है और बोल रहा है ओम गाड़ी वाला एक काम करना, ये आईफोन है, इसके ऊपर लेटर है, खोलना नहीं है, और ये कहाँ पहुंचा देना? मुंबई में पहुंचा देना। क्या सर इसके ऊपर ओम गाड़ी वाला GST लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कौन है सर? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। अगर सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता, अनरजिस्टर्ड वाला, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला, तो भी इसके ऊपर GST की बात नहीं होती। ठीक है सर, सरकार ने GTA को 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन है 12% वाला, और एक ऑप्शन है कितना? 5। ओम गाड़ी वाला आओ तुम। इसने बोला सर मेरे को 12% वाला ऑप्शन समझाओ, बढ़िया लग रहा है, बताओ इसमें क्या है?
बोलो ना इसमें क्या है। बोले सर ये दो अलग अलग ऑप्शन क्यों? ठीक है, कौन सा समझना है, 12 या 5? 12, पहले 12 समझाते हैं, ठीक है, फिर ओम खुद डिसाइड करेगा कौन सा लेना है। सरकार बोलती है ओम एक काम करो, 12% वाला अगर ऑप्शन तुम लेते हो तो जितने भी तुमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिए हैं उसका तुम क्या ले लेना, आईटीसी, ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देना। किस में टैक्स पे कर देना? फॉरवर्ड, मतलब ओम को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओम ने ले लिया 12% वाला। ये जो था प्रीव्यू ट्रांसपोर्टेशन वाला, ओम क्या पागल है तू? देखो किसकी आईटीसी मिलेगी? ट्रक में पेट्रोल डलता है उस पर जीएसटी लगता नहीं है, डीजल डलेगा उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, तेरे को थोड़ी बहुत आईटीसी मिलेगी, वो भी जो तूने टायर वायर रिपेयर करा और वो सब, और ट्रक तो तेरी खुद की है नहीं। इसने बोला यार बेकार ऑप्शन है प्रीव्यू ट्रांसपोर्टर। तुमने बोला सर और दिखाओ, और हाँ और दिखाओ, और वाह। मैंने बोला देखो प्रीव्यू ट्रांसपोर्टर, हमारे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा? 5। हम तुम्हें कम जीएसटी का फायदा तो देंगे पर तुम्हें भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखो 12% है वो, तो उसको आईटीसी दे रहे। तुमको अगर कम जीएसटी का फायदा चाहिए तो कुर्बानी तो देनी पड़े, है ना। ऐसा नहीं हो सकता मैं शादी भी कर लूं और उसको, ठीक है, दोस्त भी बना लूं, ऐसा टाइप। तो अब सुनो ध्यान से, तुम लोग कसम से बहुत बेकार हो यार, तुम कसम से बहुत बेकार हो। चलो 5% वाले ऑप्शन में तुमको कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी। मतलब 5% वाला अगर ये ऑप्शन लेता है तो भाई ये जो भी खरीदेगा, इनपुट लेगा, इनपुट सर्विसेज लेगा, उसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। सर 5% वाले ऑप्शन में भी वाह, अभी सुनो ध्यान से यार, इसको हटा दे फटाफट से। 5% वाले ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट क्या लगाना है? आरसी। 5% वाले ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट क्या लगाना है? आरसी। पहले ही इतना सही लॉट, 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% आरसी। प्रीव्यू ट्रांसपोर्टर ने बोला कि सर देखो मेरे को 5% लेना है और मैं खुद टैक्स पे कर सकता हूं। इसने क्या बोला कि सर मेरे को 5% वाला ऑप्शन दो और मैं खुद टैक्स पे कर सकता हूं। तो यार पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर सरकार ने बोला ठीक है यार, प्रीव्यू ट्रांसपोर्टर अगर तुम चाहो तो 5% वाला ऑप्शन ले सकते हो और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकते हो, पर तुम्हें एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और साथ में तुमको क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। किस बात का डिक्लेरेशन दोगे तुम? कि सर आई एम दी पर्सन लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मत लगाओ, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? वापस से मैं एक बार बता देता हूँ, ये जीटीए वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। आरसीएम में 2-3 पॉइंट ट्रिकी आएंगे और पूरा आरसीएम फिर सिंपल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना इन ट्रिकी पॉइंट्स को। सर ये जीटीए होता कौन है? जीटीए का मतलब वो इंसान जो दूसरे के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे, दैट इज नोन एज व्हाट? जीटीए। वो ट्रक वाले भैया जो पॉपा पॉपा करके आवाज निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को बेचते हैं। अब सर एक बात बताओ, ये जीटीए वाले कोई बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं। सरकार ने बोला यार अपन एग्जेम्प्ट तो नहीं कर सकते, अपने को टैक्स तो लेना है। जीटीए को सरकार ने 2 ऑप्शन दिए। एक तो ऑप्शन दिया कौन सा? 12। एक कौन सा दिया? 5। हमने बोला जीटीए अगर तुम चाहो तो 12% वाला ऑप्शन ले लो और 12% में तुम क्या ले लेना? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देना। पर तुम्हें कुछ त्यागना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम्हें इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी भी मिल जाएगा। सर 5% वाले ऑप्शन में क्या है? देखो 5% में बाय डिफॉल्ट तो आरसीएम ही लगेगा, पर अगर जीटीए चाहे तो एफसीएम ले सकता है, पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सर, सपोज करो साहिल सर आए, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, दोनों के पास जा सकते हैं।
या तो ओम के पास जा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में है ना दिक्कत पता है सबसे बड़ी क्या है, कस्टमर पता है कहां जाना प्रेफर करेगा, 5%, और वो भी पता है 5% कहां पे, एफसी। डाउट इसलिए आना चाहिए था कि सर ये लाए क्यों, ये लाए इसलिए क्योंकि बेचारे इससे तो कोई गुड्स ले ही नहीं रहा था। हम बोल रहे थे वो भाई 12% है, रेट ज्यादा है, 5% वाले से लेने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आरसीएम लग रहा है। इसलिए सरकार ने सोचा यार दिक्कत तो है, तो हम एक नया ऑप्शन लाते हैं, कौन सा, 5% में, कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब देखो दोनों ने 10,000 बोले, ओम बोलेगा कितना, सर आपके 10,000 लगेंगे प्लस जीएसटी, तो टोटल सर आपके कितने हो गए। देखो मेरे को कोई गम नहीं है, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा, हाँ सर आपको 1,200 रुपए का क्या मिल जाएगा, आईटीसी। अच्छा प्रीयू ट्रांसपोर्टर क्या बोलेगा, ये बोलेगा सर आप हमारे पास आए हो तो हमारा तो रेट कितना है, 5, या तो सर आरसीएम में आप पे कर दो, अगर इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ये छोटा आदमी है, इसने बोला यार सर मेरे को रजिस्ट्रेशन के लफड़े में नहीं पड़ना है, तो ठीक है भाई हमारा तो रजिस्ट्रेशन होगा ना, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो सर प्रीयू ने सपोज करो 5% का ऑप्शन लेके रखा है, और उसमें क्या है, आरसीएम। इसका मतलब मेरे को तो प्रीयू को सिर्फ कितने देने, 10,000। क्या मैं प्रीयू को ऊपर से 5% दूंगा, नहीं दूंगा। तो सर साहिल सर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देके आएंगे, 5%, और 5% कितना हो गया, क्या साहिल सर को इस 500 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा, हाँ, पर ये 500 रुपए मुझे पे किस में करने, ई कैश लेजर, मतलब मुझे कैश से पे करने पड़ेंगे। दोनों सिनारियो क्लियर हुए। सर तीसरा सिनारियो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रियू है ना, इसने वापस से कौन सा ऑप्शन लिया, 10, पर ये 10,000 में बोल रहा है कि सर मैं टैक्स पे कर सकता हूं, आप मेरे को छोटा पतला मत समझो, बस मैं रेट कम ले रहा हूं। हमने कहा प्रियू यार ऑफेंड मत हो, तुम ही पे कर देना, ठीक है, 5% तुमको दे देते। अभी मैं कितना दूंगा, क्या सर इसमें थर्ड ऑप्शन में भी आप आईटीसी ले सकते हो, हाँ आपका आईटीसी थोड़ी ब्लॉक करा है, आईटीसी तो किसका ब्लॉक कर रहे हैं, प्रियू का, ठीक है। बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है तो बढ़े आगे, ठीक है, आराम से देख लो, यहां तक की बात क्लियर है तो बढ़े आगे। कौन सा वाला, साहिल सर का बिजनेस है, ओम भाई, ओम भाई ने तो कौन सा ऑप्शन लेके रखा है हमारा, 12% वाला ऑप्शन लेके रखा है। अच्छा 12% वाले ऑप्शन में तो ओम भाई जीएसटी का पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। क्या साहिल सर को 1,200 का आईटीसी मिल जाएगा, हाँ सर साहिल सर पे कोई आईटीसी ब्लॉक नहीं है। क्या ओम जो जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीदेगा, क्या ओम को भी आईटीसी मिल जाएगा, हाँ सर ओम को भी आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ राजा, वापस बोल, वापस बोल। एंड रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन में एंड, अभी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बाद में, चलो। तो साहिल सर का बिजनेस है और ओम भाई ने कौन सा ऑप्शन लेके रखा है, फॉरवर्ड चार्ज वाला, ठीक है। दूसरा प्रियू 10,000, और प्रियू बोल रहे हैं कि सर आरसीएम में कौन टैक्स पे कर दे, साहिल सर पे कर दे। देखो सरकार के पास टैक्स जाना चाहिए, या तो मैं पे कर दूं या तो ये। तो सेकंड ऑप्शन में इसने बोला कि यार देखो सर मेरे पास इतना रजिस्ट्रेशन का समय नहीं है, सर मैं दुकान ही इतनी मेहनत से चलाता हूँ, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने बोला यार रो क्यों रहा है, बोला अरे अरे सर मैं आपको क्या बताऊं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, आरसीएम बेसिस पे हमारा तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो आरसीएम बेसिस पे हम ले लेंगे, और आरसीएम बेसिस पे हम तुम्हारा टैक्स पे कर देंगे, क्योंकि तुम टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा टैक्स किसने पे करा, मैंने पे करा। अच्छा सर क्या इसका भी आईटीसी मिलेगा, हाँ इसका भी आईटीसी मिलेगा। पर आरसीएम में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो यही होती है कि कोई इससे लेगा ही नहीं। आरसीएम में लोग बहुत डरते हैं, लोग बोलते हैं यार साला हमसे हमारा टैक्स पे ही नहीं करा जा रहा है,
अब हमको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज सर, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भाई पहले तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मैं बोलूँ यार छोड़ यार, अपन किससे ले लेते हैं, होम से, ठीक है। सर एक और ऑप्शन आया तीसरा, जो सरकार अभी अभी लाई। इसने बोला सर यार आरसीएम के चक्कर में तो अपन से कोई गुड्स ले ही नहीं रहा है। तो ये और रोने लगा। मैंने बोला यार प्रियू यार ऐसा क्यों, बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं सरकार को बोलता हूँ। इसने बोला सर बोलो सरकार को, बोला सरकार ये तो गलत ही हो गया, प्रियू से तो कोई गुड्स ले ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो क्या लग रहा है आरसीएम, और आरसीएम पे साहिल सर का अगर रजिस्ट्रेशन है तो बहुत अच्छी बात, पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराओ। तो एक और ऑप्शन लाएगा कौन सा, 5%। अच्छा प्रीयू 5% का ऑप्शन सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी नहीं चाहिए, और इस 5% में वापस से क्या लग रहा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। क्या इसका भी सर आपको आईटीसी मिल जाएगा, हाँ इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। सर हमारा जो जीटीए है वो अनरजिस्टर्ड है, सुनना बिल्कुल ध्यान से। जो रेसिपेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है। सर ये तो दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो अब करे तो करे क्या। देखो अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है ना, तो सर आपको ऐसा बनना चाहिए कि सर इसको एग्जाम करो। सर एग्जाम तो मैं तब करूंगा ना, सिर्फ एक ही कंडीशन में मैं एग्जाम करता हूं, जब यहां पे कौन हो, यहां तो सरकार ने स्पेसिफिकली बोला अगर रेसिपिएंट इन कैटेगरी का है, जो मैं अभी लिखने वाला हूं, अगर रेसिपिएंट सर पार्टनरशिप फर्म है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उनके लॉ में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अभी सुनना ध्यान से, जीटीए तो अनरजिस्टर्ड, अभी साहिल सर की पार्टनरशिप फर्म है जो अनरजिस्टर्ड, सरकार बोल रही है साहिल सर क्या मजाक है, पार्टनरशिप फर्म बना के खूब बैठे हो, जीएसटी नंबर तो लो। मतलब सरकार का इंटेंशन क्या है कि सर पार्टनरशिप फर्म बना के बैठे हो तो यार जीएसटी नंबर तो लो, सही बात है। सर क्या बिना जीएसटी नंबर के काम नहीं होगा, हाँ काम तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, काम तो हो जाएगा। पर सरकार ने बोला कि अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है और ये अगर सर्विसेज दे रहा है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो जीटीए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है सर। अच्छा ऐसे कौन कौन से लोग आपको लगते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया। तो सर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा जब जब मैं जीएसटी में बोलूं ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसमें दो चीजें आ जाती है, कंपनी प्लस एलएलपी। सर फिर इन्होंने बोला चलेगा 5 मिनट टॉपिक तो पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर फैक्ट्री, फिर रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर ये सब चीजें याद करनी है क्या, कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, इसको कैसे ध्यान रखना है। ये सारे लोगों को सरकार ने बोला कि आपको तो कंपलसरी क्या लेना है, अगर आप जीटीए से सर्विसेज ले रहे हो, मतलब इन सारे केसेस में तो कंपलसरी क्या आएगा, आरसीएम आएगा। और क्योंकि आरसीएम आया तो रेट कितना लगेगा, 5%, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, और भी डिस्कशन होगा जीटीए के बारे में, अभी तुम बैठो।
ठीक है, ये कौन है हमारा जीटीए। ठीक है, ये जो जीटीए है इसके दो रेट, सब इधर ध्यान देना, इसके दो रेट कौन कौन से दो रेट राजा, एक 12% और एक 5। सर 12% में तो ऑलवेज क्या, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब कौन टैक्स पे करेगा, जीटीए टैक्स पे करेगा। 5% में सर बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में सिर्फ 5% लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा, रिवर्स है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर टैक्स कोई और पे कर रहा है तो वहां पे आप डैश लिखोगे। क्या लिखोगे, डैश। तीन चीजें होती है, एक स्केड्यूल 3 में कवर होता है, एक एग्जम्पशन में कवर होता है और एक आपका रिवर्स चार्ज में कवर होता है। तीनों पे ही जीएसटी की बात नहीं होती है, पर तीनों में डिफरेंस होता है। अगर कोई चीज स्केड्यूल नंबर 3 में कवर्ड है तो सर वो सप्लाई ही नहीं बनी। कोई चीज है जो एग्जम्पशन में कवर्ड है वो सप्लाई तो बनी, उसके ऊपर जीएसटी लेवी तो हुआ, पर सर जीएसटी लग नहीं पाया। वो होता है हमारा क्या, एग्जाम। तीसरी जो चीज है वो है चार्ज। चार्ज का मतलब है जीएसटी लग तो रहा है पर सर सप्लायर को पे नहीं करना है, रेसिपिएंट को पे करना है। तो तीनों में डैश ही आना है, बस तीनों का रीजन आपको अप्रोप्रिएट लिखना है। ठीक है, तो अपन करेंगे ना जब कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन, तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें वहां पे ध्यान रखनी है। सर 5% में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। अच्छा सर 5% में चाहूं तो क्या भी लग सकता है, फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है, पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर इफ रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, कौन सा, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। पर अगर हमारा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो सर अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो सर हम जीएसटी की पक्का बातें करेंगे, नो मैटर व्हाट। स्पेसिफाइड है तो सर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आईटी मैन उधर हो जाए, मोहित सर छुट्टी कर ले, पर अगर स्पेसिफाइड है तो जीएसटी की बात होके ही रहेगी, नो मैटर व्हाट। सर ये स्पेसिफाइड हमको याद कैसे रहेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा, प्लीज हंसना मत। ठीक है, 15 मिनट मेरे को खुद लगे बनाने में, ठीक है, पर आप हंसोगे मेरे को पक्का भरोसा है। एक क्या है, फैक्ट्री, एक है क्या, पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको ऐसे याद रखाता हूं, प्रियंका चोपड़ा, देखा तुम पहले ही हंस गए। प्रियंका चोपड़ा ने, अरे रुक तो जाओ, प्रियंका चोपड़ा ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी सोसाइटी में जाके। अरे अभी आप देखो तो सही, आपको मजा आएगा। एक बार बोलो, प्रियंका चोपड़ा ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी, कहां जाके, कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो सर प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फर्म, सी स्टैंड्स फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, registered a GST registered person, B stands for body corporate, C stands for cooperative society, F stands for factory और S stands for society। पीसी ने बीसी को, ठीक है, पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को सोसाइटी में जाके क्या दी, अबे फ्री में नहीं थी, फरारी दी। क्या बोलते हैं, अरे यार तुम लोग है ना यार, तुम कलेश कराओगे, कलेश। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या, इसका मतलब है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा तो हमेशा जीएसटी लगेगा, फिर चाहे कोई भी आ जाए क्लास के अंदर, अगर स्पेसिफाइड है तो क्या लगेगा जीएसटी, हाँ सर लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।